नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बड़े ही विशिष्ट उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसे विशिष्ट कार्य को लेके जो कि अपने कल्पना से परे, सोचने से परे था। ये वो विवेकानंद रॉक शिला मेमोरियल, या आप ये कहिए कि शिला स्मारक, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। हम उसके 50वें वर्षगांठ पे आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि श्री शुभ्रांशु जी हैं, जो कि सह संचालक हैं प्रयागराज में विवेकानंद केंद्र से। बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रांशु जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा शुभ्रांशु जी, जो ये 50 वर्ष पूरे हुए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। 50 साल हमने पूरे कर लिए हैं। ये जो घटना थी वो आसान नहीं थी, जैसा मुझे जहाँ तक इसका संज्ञान है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके शब्दों में इसकी जो जानकारी है वो दर्शकों तक मिले कि कैसे जो है सो रॉक शिला मेमोरियल का जो बेस था वो बना, और इस पर्टिकुलर 50वें साल में आप लोग उसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन मीडिया टीवी पे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सही कहा, विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस 50 वर्ष के होने पर पूरे भारत में एक संपर्क अभियान, एक भारत विजय भारत का एक शुभारंभ हुआ है पिछले वर्ष से। और इस वर्ष उसकी समाप्ति थी, लेकिन कोरोना काल के कारण और कुछ बाधाओं के कारण उतने बड़े कार्यक्रम अभी तक नहीं हो पाए हैं। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक से संपर्क किया जा रहा है, और एक जन सूचना संपर्क अभियान ये चला है, जिसमें विशेष तौर पर यह कहा गया है कि एक भारत जो है वो ही अगर रहेगा तो विजय भारत की ओर हम लोग देख सकेंगे, जो विवेकानंद जी का भी एक मेन मोटो या एक हुआ करता था। जैसा आपने सही कहा, इसकी कहानी जो है इसके निर्माण की बहुत अद्वितीय है, क्योंकि विवेकानंद जी के जीवन काल में जो लोगों को पता होगा, इस शिला स्मारक जो कन्याकुमारी में है उसका एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद जी ने उस शिला पर बैठ के भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान पे चिंतन किया, उस पे समाधि ली। और उसके बाद उन्हें ये लगा कि जो हमारा भूतकाल था वो बहुत ज़्यादा उन्नत था। और मैं बात कर रहा हूँ उस समय जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का हमारे पर आधिपत्य था, और उसके पहले मुग़ल डायनेस्टी से हम लोग निकल के आए थे, मुग़ल जो काल था उससे निकल के आए थे। तो जो वर्तमान था वो थोड़ा सा हमारे लिए कलुषित हो गया था, थोड़ा सा हम नीचे आ गए थे। लेकिन जो उन्होंने भविष्य देखा था, वो भविष्य में फिर से हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, भारतवर्ष पुनः जगत गुरु के तौर पर स्थापित होने के लिए तैयार हो रहा था, अपने आप को तैयारी कर रहा था। तो ये जो स्मारक है, जहाँ से जो नरेंद्र नाथ पूरे भारत में परिभ्रमण करने के बाद कन्याकुमारी पहुँचे थे, और उसी शिला पर बैठने के बाद उन्हें जो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन शिकागो में, उस पे जाने की प्रेरणा भी मिली थी। तो उनके जीवन काल के लिए वो जो एक शिला था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो जब स्वामी विवेकानंद का 100वां साल मनाया जा रहा था, तो मद्रास के कुछ गणमान्य प्रतिष्ठित लोगों ने ये सोचा कि उस शिला पे कोई स्मारक बनाया जाए, ताकि विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को हम लोग पूरी तरीके से, उनका जो एक तरह से वो एक सिंबल था जहाँ से उन्हें ऊर्जा मिली थी, उस पर हम लोग एक छोटा सा स्मारक बनाए। इस बात की चर्चा हुई, कुछ लोग मिले, बैठे, वहाँ कन्याकुमारी गए, और उस शिला स्मारक पर कुछ निर्माण कार्य के लिए उन्होंने चर्चा शुरू की। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि हर निर्माण कार्य के साथ कुछ अप्रासंगिक होता है, उसमें कुछ विरोध होता है। तो ऐसा ही विरोध उस शिला स्मारक
बनाने के पहले, उस शिला पे निर्माण कार्य करने के पहले वहाँ शुरुआत हुई थी। और जैसे ही ये जानकारी हुई कि वहाँ स्वामी जी के लिए कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है, तो वहाँ कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने सेंट जेवियर का एक क्रॉस डाल दिया था उस स्मारक पे, कि इस पे स्वामी जी के काफ़ी पहले सेंट जेवियर आए थे और उन्होंने इस पर तपस्या की थी। तो एक तरह तो जैसे ही ये स्वामी जी की बात पर कुछ चर्चाएं शुरू हुई तो वहाँ डिस्प्यूट शुरू हो गया था। एक बात जो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को, कि वो जो शिला स्मारक है उस पे पार्वती का एक पैर का छाप है, यानी कि उस पर एक प्रतिलिपि बनी हुई है पार्वती के पैर की, जो पत्थर पे उभरा हुआ दिखाई देता है। अगर हम अपने जाएं अपने पौराणिक कथाओं में, तो ये कहा जाता है कि शिव को पाने के लिए पार्वती ने वहाँ एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी और उस पत्थर पे उनके एक पैर का निशान बना हुआ है। तो ये एक नया चट्टान नहीं था, एक कोई अचानक उभरा हुआ चट्टान नहीं था, ये हमारे पौराणिक चट्टानों में से, स्थलों में से एक था, जो कन्याकुमारी मंदिर जो कन्याकुमारी में है उससे जुड़ा हुआ ये स्थान था। और उसी पे बैठ के स्वामी जी ने तपस्या किया था। बताने वाले लोग बताते हैं कि जब स्वामी जी उस स्मारक की ओर जा रहे थे तो वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने उस पर जाने से मना कर दिया था। एक सन्यासी, एक फ़कीर के पास ऐसा कोई धन नहीं होता है, तो किसी ने पैसा मांगा और उनके पास जब पैसा नहीं था तो वो जो दूरी थी उसको उन्होंने तैर के पार किया था। और उस समय लोग बताते हैं कि उसमें शार्क और काफ़ी हिंसक मछलियाँ भी हुआ करती थी, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने वो तपस्या किया था। तो ये बात उस समय की है जब वहाँ कुछ भी नहीं था और एक विचार मद्रास के कुछ लोगों को आया था कि वहाँ स्मारक बननी चाहिए। धीरे धीरे जैसे ये बात बढ़ती गई, वहाँ उनका विरोध भी शुरू हो गया कि वहाँ स्मारक नहीं बनेगा। और विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये बात राजनीतिक रूप लेने लगी थी, क्योंकि भारत में जो कुछ भी होता है, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के कारण जो जनसमूह होता है वो मताधिकार का प्रयोग करता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने में उस जनसमूह या उस मताधिकार का भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के आपस में क्लैश होने के कारण या एक तरह से मतभेद होने के कारण ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला बन गया था। तो इस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। जब सारा कुछ एक तरीके से रुकने सा लगा था, जब लगा कि काम नहीं हो पाएगा, तो मद्रास के जो लोग थे वो नागपुर में उस समय के आरएसएस के प्रमुख जो थे गुरु गोवलकर जी, उनके पास गए थे और उन्होंने उनसे अपनी व्यथा कही कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र में जो स्मारक है, जो शिला है, इसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इसके लिए आप हमें क्या सहयोग दे सकते हैं। तो जैसा किसी भी काम को करने के लिए पूर्व निर्धारित कुछ भी होता है, आप अनायास कोई काम नहीं करते। इसमें यह भी कहा जाता है कि ये सारी जो बातें होती है ये पूर्व निर्धारित होती हैं। जब मद्रास के जो लोग वहाँ पहुँचे थे गुरु गोवलकर जी से बात करने के लिए, उस समय एकनाथ जी वहाँ थे। अब एकनाथ जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एकनाथ जी आरएसएस से कुछ दिनों के लिए वहाँ सरकरवाह थे। कुछ दिनों के लिए इन्होंने इनका दायित्व इन्हें दिया गया था और सरकरवाह रहते हुए उन्होंने कुछ काम किया था। लेकिन जो जैसा मैंने कहा 100 साल मनाया जा रहा था स्वामी जी के जन्म शताब्दी का, तो उसके लिए आरएसएस ने ये विचार किया था कि विवेकानंद जी का साहित्य बहुत विशाल है। उनके इंग्लिश में, हिंदी में या फिर उस समय के बंगला में बहुत ज़्यादा साहित्य था और उस समय के युवा उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे। तो इससे बचने के लिए संघ ने ये निर्णय किया था कि उनकी सारे जो वाङ्मय हैं, उनके जो सारे थॉट्स हैं, उनको एक पतली किताब में डाला जाए या एक छोटा कंसाइज बनाया जाए, जिससे कि वो युवाओं के बीच में प्रचलित हों। और उसी समय एकनाथ जी को ये दायित्व दिया गया कि वो कलकत्ता जाएं और कलकत्ता जाके वो सारे साहित्य को पढ़ने के बाद कोई एक पुस्तक निकालें।
एकनाथ जी महाराष्ट्र के थे, वो कलकत्ता गए और काफ़ी कम समय में 2.5-3 महीने 4 महीने में ही उन्होंने न केवल बंगला सीखी, क्योंकि जो विवेकानंद जी के साहित्य थे वो पूरी तरह से बंगला में भी बहुत ज़्यादा थे बनिस्बत ये कि वो इंग्लिश और हिंदी में हो। तो बंगला साहित्य को न केवल उन्होंने बंगला सीखी बल्कि इस हद तक सीखी कि वो स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को बंगला में उन्होंने पढ़ा और एक पतली सी एक छोटी पुस्तक, पतली तो नहीं कहेंगे, एक छोटी पुस्तक निकाली जिसमें उनके सारे विचार जो भारत के लिए थे, जो हमारे संस्कृति के लिए थे, राउजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन, उन्होंने एक किताब निकाली थी। यानी कि एकनाथ जी का पहले से संपर्क, पहले से संबंध विवेकानंद जी को पढ़ने के कारण विवेकानंद जी के बारे में हो चुका था। और जब ये मद्रास के लोग वहाँ गए गुरु जी के पास बात करने, गुरु गोवलकर के पास बात करने, तो उस समय एकनाथ जी को किसी और क्षेत्र में जाने के लिए आदेश हो गया था। वो वहाँ से वो जाने वाले थे और आधे 1 घंटे में उनकी वो ट्रेन हुआ करती थी। और जब कि ये मैं बात कर रहा हूँ उस समय मोबाइल और इस तरीके की कुछ सुविधाएं उस समय नहीं थी, तो अगर आधे 1 घंटे भी अगर देर से मद्रास के लोग पहुँचते तो शायद एकनाथ जी से मुलाकात नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी कोई काम अगर होता है तो वो पूर्व निर्धारित होता है। और गुरु जी ने एकनाथ जी को बुला के ये कहा कि आप देखें कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। जैसे आज के युवाओं की अगर बात की जाए तो किसी काम को लेने के पहले वो सीधा कह देते हैं हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं देख लूँगा, अपने आप को पूरी तरीके से ये बना देते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन एकनाथ जी ने पहले कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, सारे पेपर को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। वो उनके साथ, उन लोगों के साथ वो चेन्नई आए और चेन्नई में एक सोसाइटी तब तक बन चुकी थी जिसमें अध्यक्ष, सचिव और सारे लोगों का पदे वो हो चुके थे। तो एकनाथ जी को ये लगा कि सारी समस्याओं और सारे जो पत्राचार है उनको पढ़ने के बाद ही उन्होंने गुरु जी को ये कहा कि अगर आप इस काम को करवाना चाहते हैं तो मुझे संघ से आपको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 नाव पे पैर नहीं रख सकता। मैं संघ का भी काम करूं और इसमें भी काम करूं, तो ये छोटा काम नहीं है। ये उन्होंने पहले से पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित कर लिया था कि ये छोटा काम हो ही नहीं सकता इसके निर्माण में, जिस तरीके का प्रतिरोध आ रहा है या जिस तरीके के निर्माण का कॉन्सेप्ट मद्रास के लोगों ने लिया था और जिस तरीके का निर्माण वो एकनाथ जी खुद चाहते थे वहाँ करवाना, तो वो छोटा काम नहीं हो सकता था। तो उन्होंने एक तरीके से संघ से अपने आप को पूरी तरीके से अवकाश लिया वहाँ से कि मैं ये पहले काम खत्म करूँगा, क्योंकि एक जो आत्मविश्वास के साथ साथ एक जिम्मेदारी जो होती है वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस जिम्मेदारी के साथ किसी भी काम को परफॉर्म करना है तो एकनाथ जी ने इसीलिए वो जो दायित्व लिया उसको पूरी तरीके से लिया। जब पूरा एक सोसाइटी बन चुकी थी, उस सोसाइटी में सारे लोग पदेन हो गए थे, तो सबसे पहले ये हुआ कि एकनाथ जी आखिर अगर इसमें किसी से बात करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो किस रूप में जाएं, किस हक से जाएं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें आपके पास कोई पद होना चाहिए। यहाँ मैं पद के भूख की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सचिव और अध्यक्ष बनना, वो कई लोगों ने उन्हें ऑफर किया था कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ, सचिव पद छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो कहते थे जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें, मुझे केवल एक जिम्मेदारी इस संगठन में चाहिए ताकि मैं उस जिम्मेदारी के साथ लोगों के से बात कर सकूँ, ताकि मेरा भी एक वजन रहे बात करने में। तो उस समय उन्हें एक पद दिया गया, एक नया पद सृजित किया गया जो सचिव तो नहीं था, वो एक संगठन सचिव के तौर पे उनको उस पद को की जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी लेने के बाद उनके दिमाग में ये बात आया कि जो कुछ भी हमारे विचार में है स्वामी जी के लिए, वो बाकी जनता के बीच में वो किस रूप में है, क्योंकि तब तक एक युवाओं के स्वामी के एक युवा सन्यासी के रूप में और युवाओं के बीच में प्रेरणा स्रोत बन के स्वामी जी का स्थापना या स्वामी जी का विचार फैल चुका था। और इसमें थोड़ी सी बात मैं अगर ये भी कहना चाहूँ कि स्वामी जी की मृत्यु 1902 में हुई थी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन
का जो चरम था वो 1902 के बाद से ही शुरू हुआ था। और उसके पहले स्वामी जी के विचारों से उस समय के जितने स्वतंत्रता सेनानी लोग थे वो प्रभावित हो चुके थे। सबने स्वामी जी को पढ़ा था और उनसे उनके विचारों से बहुत ज़्यादा अपने आप को ओतप्रोत मानते थे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वामी जी के विचारों का बहुत बड़ा एक तरह से उनका भाग है। और अरविंद ने तो स्वामी जो ऑरोविल जिनका जो ऑरोविल में जिनकी समाधि है, अरविंद ने तो उनको साक्षात अनुभव भी किया था उनके मृत्यु के बाद। तो यहाँ इतने युवा सन्यासी जो युवाओं के बीच में इतने ज़्यादा अपने आप को स्थापित कर चुके थे, उनके स्मारक के निर्माण की क्रिया के लिए एकनाथ जी ने अपने विजन को आगे बढ़ाया और उसके लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले जब वो काम हाथ में लिए तो आपको सारे लोगों से बात करना है, सारे लोगों से मिलना है। तो एकनाथ जी ने सबसे पहले जो कलकत्ता के रामकृष्ण मिशन के प्रमुख थे उनसे सबसे पहले बात की। माधवानंद जी जो थे उनसे उन्होंने बात की और उनसे बात करने के बाद स्वीकृति ली कि ऐसा ऐसा काम करने का दायित्व मुझे दिया जा रहा है, क्या मैं इस दायित्व को लूं? क्योंकि विवेकानंद जी के हाथों स्थापित जो एक रामकृष्ण मिशन था तो ऐसा वो नहीं चाहते थे कि इसमें कुछ विरोध का सामना करना पड़े उनसे। तो उन्होंने माधवानंद जी से बात की थी सबसे पहले जाके, और जो उस समय पदेन अध्यक्ष थे वो उन्होंने कहा कि ये काम तो रामकृष्ण मिशन को ही करना था, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल हो गया है इस निर्माण कार्य को लेके, तो जो रामकृष्ण मिशन है ये पूरी तरीके से उसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को वो राजनीति से पूरी तरह से अलग रखता है। तो वहाँ से उनका आशीर्वाद और उनकी स्वीकृति के बाद वो इसमें काम में धीरे धीरे सबसे मिलना शुरू किए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय इसके विरोध में जो हुमायूं कबीर थे उस समय के सांस्कृतिक मंत्री, वो भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो साइट है, जो दृश्य है जो कन्याकुमारी मंदिर से दिखाई देता है वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसका परमिशन नहीं दूंगा। दूसरा, जो कन्याकुमारी मंदिर है, जैसा आपको सबको पता है कि त्रावणकोर का वो स्टेट हुआ करता था जो केरला में है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता के बाद जो विभाजन हुआ स्टेट का, उसमें ये तमिल जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इस कन्याकुमारी स्टेट को तमिलनाडु से जोड़ दिया गया। लेकिन जो मंदिर है, मंदिर का सारा जो ट्रस्ट है कन्याकुमारी मंदिर, वो त्रावणकोर जो केरला में है वहाँ से निर्धारित होता है। तो कुछ आपसी जो अपवाद था ये, लेकिन आपसी कन्याकुमारी मंदिर जो मतभेद, हाँ, जो मतभेद था, तो कन्याकुमारी मंदिर के साथ जो थोड़े से मतभेद थे उस जमीन को लेके या वहाँ के कुछ जो रेवेन्यू पे लेकर के, उस पर भी चर्चाएं हुई और उसको भी धीरे धीरे स्वामित्व के नाम पे और कोई पेपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखने के बाद में जो कन्याकुमारी मंदिर था उसने उस जगह से अपने आप की स्वीकृति प्रदान की कि आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद जो एकनाथ जी थे उन्होंने इस बारे में बात करना शुरू किया। हुमायूं कबीर के लिए एकनाथ जी ने कलकत्ता में बात की, क्योंकि वो वहाँ के सांसद थे, और जब वहाँ के लोगों को इस बारे में पता चला कि हुमायूं कबीर इस स्वामी जी के स्मारक के विरोध में बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को भी ये बात बुरी लगी और उन्होंने हुमायूं कबीर का विरोध करना शुरू किया था। तो हुमायूं कबीर को भी ये गलती का एहसास हो गया कि यहाँ शायद वहाँ भी, जैसा मैं कहा कि लोकतंत्र है, तो वहाँ भी उनके अपने वोट को के खिसकने का कुछ आधार लगा था। उन्होंने बाद में उस बारे में परमिशन दे दिया था। तो धीरे धीरे अब निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल गई, तो अब बनेगा कितना बड़ा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर विषय हो गया था, इसमें पॉलिटिकल फील्ड ज़्यादा हो गया था। तो भक्तवत्सलम जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि आप जवाहरलाल नेहरू जो समय के प्रधानमंत्री थे, आप उनसे अगर परमिशन लेके आते हैं तो काम हम शुरू करवा देंगे। अब ये बात जो है ये एकनाथ जी को जब पता चली तो वो उस समय जब दिल्ली गए तो उस समय संसद सत्र चल रहा था और लाल बहादुर शास्त्री से उन्होंने संपर्क किया
और उनसे संपर्क करने के बाद जब उनसे पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये अगर कन्याकुमारी की बात है और ये कुछ लेके अगर आए हैं यहाँ, मद्रास की का कोई संगठन है जिसके एकनाथ जी सचिव बन के आए हैं, संगठन सचिव, और वो मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो एक काम करो, उनको कुछ ऐसा टास्क दो कि शायद अगर वो हो जाए वो काम तो फिर वो स्वीकृति सबकी मिल जाएगी और वो फिर कोई डिगा नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप जितने सांसद हैं आप उनका सिग्नेचर लेके आ जाइए, जितने भी सांसद हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिग्नेचर करेंगे सांसद तो वो आपका सहयोग देंगे और वो बात आगे बढ़ जाएगी। ये ऐसा काम था जैसे अगर आप हिंदी में कहें तो मेढक तौलने के बराबर था, क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले सारे सांसद जो हैं वो एक साथ आ नहीं पाते। तो जैसे वो बात करने गए तो एकनाथ जी के बाद अगर सोची, जो किसी भी काम को आप करने अगर जाते हैं तो आपके पास ये पहले से निर्धारित होना चाहिए कि आपको इस काम करने में क्या क्या दुविधाएं आने वाली हैं और उन दुविधाओं को पार पाने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं या किस तरीके का काम आप उन दुविधाओं को दूर करने के लिए कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी बृहद कार्य को करने में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम था और इस काम को करने में क्या क्या दुविधाएं थी इसके बारे में पहले से उन्होंने सोच रखा था। तो जैसे ये बात पता चली कि हमें सांसदों का लेटर लिखवाना है तो उन्होंने वो पूरा लेटर तैयार करके लाल बहादुर शास्त्री जी को दिखाया कि ये हमारा एक पहले से लेटर तैयार है और ये आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो उस लेटर पर सिग्नेचर लेना हुआ, संजोग से वहाँ संसद सत्र चल रहा था, तो सारे सांसदों का सिग्नेचर धीरे धीरे करके उन्होंने लिया और वो लेटर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को दे दिया, जो अपने आप में एक भगीरथ कार्य था। और उस कार्य को जब लाल बहादुर शास्त्री ने देखा तो उन्हें ये लगा कि जिस आदमी ने सारे सांसदों का सिग्नेचर ले लिया, मैं उसमें मुस्लिम लीग से लेकर के समाजवादी और उस समय के कांग्रेस और जितने लोग थे सारे सांसदों का सिग्नेचर आ गया था। विवेकानंद के नाम से किसी ने विरोध नहीं किया था। उन सबके सिग्नेचर लेके जब नेहरू जी के पास बात गई तो ये हुआ कि ठीक है, भक्त वत्सलम इसको देखें और अपना परमिशन दे दें। भक्त वत्सलम ने जब नेहरू जी से राय मशवरा किया और जब वो तैयार हो गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एक अगर स्मारक ही बनाना है तो 15 फीट बाई 15 फीट का एक स्मारक बन जाएगा। तो ये उस शिला के हिसाब से बहुत ही छोटा 15 बाई 15 एक छोटा सा कमरा था, जो न स्वामी विवेकानंद के उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से सही था और न ही एकनाथ जी चाहते थे कि वो इतना छोटा मंदिर बने। मामला को कुछ ज़्यादा गंभीर होते देख या एक तरीके से राजनीति जो तोड़ फोड़ होती है उसमें देखते हुए उसी जो संगठन बना हुआ था उसके कुछ लोग इसको शायद अपने आप को एक तरह से अलग कर दिया। अलग ये किया कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर शिला स्मारक पे नहीं बनेगा तो एक छोटा सा मंदिर हम समुद्र के किनारे भी बना देंगे। तो 15 बाई 15 की तैयारी कर लिए। उसके उद्घाटन के लिए उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनको आमंत्रण भी दे दिया गया। तो एकनाथ जी को ये लगा कि जिस बड़े प्रोजेक्ट पे, जिस एक विशाल स्तर पे ये काम करना चाह रहे थे, तो ये तो सारी बातें बड़ी छोटी हो जाएंगी। उन्होंने एक पत्र राष्ट्रपति जी को लिखा और उनको ये कहा कि आप केवल ये कह दीजिएगा कि मुझे वो स्मारक या वो शिला भी दिखा दो जहाँ पर बैठ के स्वामी जी ने तपस्या किया था। क्योंकि उसी की याद में अगर ये कमरा बन रहा है, स्मारक बन रहा है, तो आखिर वो शिला कहाँ है जिस पर बैठ के उन्होंने वो तपस्या किया था। तो ये बात उस समय के राष्ट्रपति जी को पता चल गई और उनको ये लग गया कि ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें कुछ टेक्निकल ज़्यादा हो गई हैं। तो उन्होंने वो डिमांड जो है वो वहाँ के जो कार्यक्रम जो था वो कार्यक्रम करवाने वाले लोगों को भेज दिया। तो सारी बातें एक तरह से फिर से ठंडी हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राष्ट्रपति जी वो ओरिजिनल शिला देखने जा रहे हैं जो हमारे पास है नहीं। उसके बाद जब इतनी बातें हो गई तो भक्त वत्सलम भी तैयार हो गए कि चलो मैं देखता हूँ कि इसमें मैं क्या शिला स्मारक का परमिशन कैसे दे सकता हूँ। इतने बात होने के बाद जब आप किसी आदमी से बात करने जा रहे हैं तो उसके आसपास के वातावरण को भी देखेंगे। भक्त वत्सलम जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले जो उन्होंने आशीर्वाद लिया था वो कांची पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखर जी जो थे उनसे लिया था। तो एकनाथ जी को ये पता चल गया था, चंद्रशेखरेंद्र जी सरस्वती जी जो थे वो उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया था सबसे पहले जाके। एकनाथ जी को ये पता चल गया था कि ये इनके बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने ये बात वहाँ के जो शंकराचार्य हैं कांची के, उनसे भी बात की।
तो उन्होंने कहा कि किसका स्मारक बनना है। तो पूरी बात जब उन्होंने सुनी तो वो कहे कि ये युवा सन्यासी, सन्यासियों में भी अग्रणी सन्यासी स्वामी जी का ये अगर स्मारक बनना है तो ये 15 बाई 15 का तो बन ही नहीं सकता, ये विशाल बनेगा। तो क्या नक्शा बनाए हो तुमने स्मारक बनाने का? तो कई नक्शा उन्होंने जब दिखाए तो कहीं नहीं, ये नक्शा जो है ये सब आधुनिक है, और ये जो स्वामी जी जो थे ये सनातन संस्कृति होते हुए भी आधुनिकता को पकड़े थे। यानी कि उन्होंने, जैसा स्वामी जी खुद कहते थे कि हमें एक हाथ से अपनी संस्कृति को पकड़ना है और दूसरे हाथ से हमें आधुनिकता को पकड़ना है। तो ये बात जो शंकराचार्य जो थे कांची के, उनको भी पता थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्मारक बनेगा इसमें हमारा जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार और आधुनिकता दोनों का समावेश होगा। तो हमारे जो शिल्पी हैं मंदिर के निर्माण करने के लिए वो इसका नक्शा बनाएंगे। और उसके बाद वो जो नक्शा बना वो 180 बाई 561 फीट का वो नक्शा बना, जो 15 बाई 15 से बहुत ज़्यादा था। जब भक्त वत्सलम जी से बात करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि किसका किसका नक्शा बनाए हैं और आप किससे सलाह ले रहे हैं? तो एकनाथ जी ने कहा मैं सलाह 5 लोगों से ले रहा हूँ। तो किनसे? तो कहा कि सबसे पहले नेहरू जी से, लाल बहादुर शास्त्री से, और उस समय जो MC छागला थे उनसे, और सरस्वती जी का नाम लिया कि मैं इनसे सलाह ले रहा हूँ और इन्हीं से सलाह लेने के बाद मैं कोई भी नक्शा या कोई भी काम करता हूँ। तो कहे कि दिखाइए कौन कौन सा नक्शा है। तो कई नक्शा जब उन्होंने देखा तो कहा कि जो सरस्वती जी का नक्शा कौन सा है। तो जब नक्शा उन्होंने दिखाया तो कहे कि नहीं, यही नक्शा बनना चाहिए, आप ये परमिशन ले लीजिए मुझसे। तो इस तरीके से जो 15 बाई 15 का एक छोटा सा निर्माण कार्य होने वाला था, अब वो एक विशाल रूप लेने लगा। अब बात आती है कोई भी काम करके नक्शा जब आ गया तो उसके लिए धन संग्रह की बात होती है, और धन संग्रह करने के लिए आपको छोटा मोटा वो धन संग्रह की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सारे उद्योगपतियों के साथ बात करना शुरू किया। उसमें मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब उस समय के जो बिरला उद्योगपति थे, जिनके कई मंदिर हम कई देशों कई शहरों में देखते हैं, तो बिरला ने सीधे कहा कि ये काम आप मुझे दे दीजिए, मैं एक मंदिर वहाँ निर्माण करवा दूंगा। लेकिन एकनाथ जी के मन में ये था कि अगर बिरला या कोई एक संस्था अगर इसका निर्माण कार्य कराती है तो फिर ये एक उनके नाम से हो जाएगा। जो उनके दिमाग में जो था कि ये युवाओं के, देशवासियों के की बात आनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने वो काम बिरला जी से नहीं दिया, और उन्होंने सारे भारत से धन संग्रह शुरू किया। और जो लोग उस समय होंगे और उनको याद होगा कि 1-1 रुपए का वो कूपन, 1-1 रुपए का वो टिकट सारे भारत में बटा था, और सारे लोगों ने वो 1-1 रुपए का टिकट कटा था। और इसके अलावा हर राज्य के लोगों ने उसमें सहयोग दिया था। पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य थे जो स्वामी जी को नहीं जानते थे। एकनाथ जी ने वहाँ कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने स्वामी जी के बारे में बताया, और उसके बाद कई राज्यों ने, पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने उसमें सहयोग दिया था, आर्थिक सहायता की थी। मैं इसमें कुछ पार्टियों के ऊपर जाके भी सहयोग आया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग से लेकर के समाजवादी और सारे जो राजनीतिक पार्टी थे सबने सहयोग किया था। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ज्योति बसु से भी एकनाथ जी ने बात की थी कलकत्ता जाके, और ज्योति बसु ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं जिस गली में रहता हूँ यहाँ कम से कम 15 ज्योति बसु रहते हैं, और शायद तुम गलत ज्योति बसु से मिलने आ गए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता, ये वामपंथ से बिल्कुल अलग है। लेकिन स्वामी जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नहीं, जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ वो किसी न किसी रूप में भारत निर्माण की अगर बात हो रही है, स्वामी जी को एक भारत, विजयी भारत का जो रूप था वो स्वामी जी देखे थे विश्व गुरु बनने के रूप में। तो इसलिए उन्होंने, उनका पूरा विश्वास था कि ज्योति बसु वामपंथी होते हुए भी हमारा सहयोग करेंगे। तो वो और उनकी पत्नी ने भी वामपंथी होते हुए भी स्वामी जी का सहयोग कहा था। मैं ये घटनाक्रम इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सनातन संस्कृति पर आज कुछ पार्टियाँ मतभेद और मनभेद करती हैं, वो उस समय वो हालत नहीं थी जब ये निर्माण कार्य हो रहा था, और सबने स्वामी जी के लिए दिल खोल करके अपना सहयोग दिया था। उसके निर्माण कार्य में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि ग्रेनाइट के चट्टानों को उस पत्थर पर ले जाना, और उस समय जैसा आपको पता होगा इतनी बड़ी न टेक्नोलॉजी थी, न इतने ज़्यादा लेज़र बीम से उसको काटने का तरीका था। छेनी हथौड़ी से वो सारा का सारा वो तराशा गया पत्थर, और धीरे धीरे वहाँ जाके उसका निर्माण कार्य करवाया गया था। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सहयोग सारे भारत में
दिया गया था। ये जो 1 रुपए कूपन की बात मैंने पहले कही, ये मैसूर राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था 1 रुपए के कूपन की बात, और मैसूर राज्य में जब ये सफल हो गया था उसके बाद ये 1 रुपए के कूपन की बात सारे भारत में इसको शुरू किया गया था। और निर्माण कार्य करने के बाद जब वो निर्माण कार्य चल रहा था तो एक मैं घटना बताता हूँ कि जब आपके विचार किसी काम को करने के लिए जब बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं तो आपको मूर्त रूप में भी आभासी दुनिया में वो चीज़ दिखने लगती है। क्योंकि जब निर्माण कार्य शुरू होने वाला था तो किसी ने पूछा था कि ये जो शिला है, शिला के ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? एकनाथ जी ने किसी कार्यकर्ता से पूछा था, तो कहा कि वो मुझे पत्थर दिख रहा है, और वो जो पार्वती जी का पैर है वहाँ वो दिख रहा है, मतलब वहाँ से तो दिखता नहीं लेकिन वो वहाँ है और एक बड़ा सा शिला है। तो उन्होंने धीरे से कहा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वहाँ पर पूरा शिला स्मारक दिख रहा है। तो ये जब आपके मन में एक कंडेंस हो जाता है, किसी विचार घनीभूत हो जाती है, तो आपके मन में दृढ़ विश्वास के साथ वो मूर्त रूप में आने लगता है। और यही एकनाथ जी के साथ था। और एकनाथ जी ने उस कठिन परिस्थितियों के बाद, विपरीत परिस्थितियों के बाद उस शिला स्मारक का निर्माण कार्य कराया, और लगभग महीने भर, क्योंकि सारे राज्यों ने उसमें सहयोग किया था, तो महीने भर तक वो उसका उद्घाटन समारोह चला था। और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था। और इसमें एक विशेष मतलब मुझे एक बात और इसमें कहना है कि करुणानिधि जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब वो स्मारक देखा था, कहा था कि मेरे ही राज्य में इतना विशाल स्मारक बन रहा था और मुझे ही नहीं पता कि ये स्मारक यहाँ बन रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और उन्होंने भी उद्घाटन समारोह में वहाँ सहयोग किया था और वो इतना बड़ा स्मारक वो निर्माण हुआ था। तो ये पूरी कहानी को मैं एक छोटे से रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। और इस स्मारक को देखने के लिए मुझे प्रत्येक भारतवासियों से ये मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने देखा है वो तो उसकी विशालता, उससे निकलने वाले ऊर्जा को तो समझते ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अवश्य एक बार जाके इस स्मारक को देखें और देखें कि किस तरीके से एक युवा सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं था। मैं इसमें एक बात और जरा कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद कलकत्ता के थे, एक बंगाली थे। उनको सहयोग करने वाले खेतरी के महाराज जो राजस्थान में थे, उनको रामनड के राजा जो तमिलनाडु के थे, और उसके निर्माण कार्य के, उसके शिला स्मारक के निर्माण कार्य के लिए जो सहयोग दिया वो एकनाथ जी जो मराठी थे। तो एक तरीके से सारे भारत के लोगों ने अपना सहयोग दिया और स्वामी जी के वो स्मारक की स्थापना हुई, और स्वामी जी के जीवन काल में भी पूरे भारत के लोगों ने सहयोग किया। तो ये एक तरीके से विश्व की नज़र में भारतीय धरोहर है, और इसका दर्शन और इसके ऊर्जा को अवश्य सबको एक बार लेना चाहिए और इसका दर्शन करना चाहिए। जी सुब्रांशु जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और मुझे जो लगता है, जो आपने शिला स्मारक की जो स्टोरी बताई, जो कहानी बताई, वो परिलक्षित करता है कि हमें चिंतन करना चाहिए कि अगर हमारे पास समस्याएं हैं और संसाधन नहीं है तो भी उसका समाधान हो सकता है। जो कि मतलब अगर हम स्वामी जी के जो उनका जो स्टोरी है कि वो कैसे शिकागो गए, उससे पहले उन्होंने तपस्या करी, उस समय भी उनके पास संसाधन नहीं थे। उन संसाधनों के विहीन होते भी हुए भी उन्होंने उसको अच्छे तरीके से निभाया, और निभा के फिर शिकागो में जो है सो भारत का, या आप कहेंगे कि हिंदू धर्म का झंडा उन्होंने गड़ा। और सिमिलरली हैपेंड विद द एकनाथ रानाडे जी। उन्होंने भी जो है सो परिलक्षित किया, उन्होंने लक्ष्य को निर्धारित किया, और जो असंभव सा चीज़ दिखाई दे रहा था, जबकि मुख्यमंत्री और जब प्रधानमंत्री जिनका विरोधाभास साफ साफ रूप से मुखरित था, उसको भी उन्होंने जो है सो अपने जो दृढ़ निश्चय है या अपनी जो संकल्प शक्ति है उसके माध्यम से उन्होंने उसको चूर चूर कर दिया। तो जो आपको शिला स्मारक मिलेगा विवेकानंद केंद्र में, वो पूरी तरह से आपको दृढ़ निश्चयी बना देगा, या फिर आपको ध्यान के आपकी जो केंद्र आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो आपका लक्ष्य के प्रति जो साधना है वो आपको जागृत कर देगा। मेरा जो ये मानना हो सकता है, मतलब ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग जैसे ही उसको आप
जाएंगे वहाँ पे तो आपको उसका चिंतन आपको जरूर अवश्य ही मिलेगा, ऐसी मेरी कामना है। मैं जाते जाते सुप्रांशु जी आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जो आगे का जो हमारा प्रकल्प है, जैसे आपने बताया एक भारत विजयी भारत। विजयी भारत, वो क्या मिशन है और उसको आप प्रयागराज में उसको कैसे बेस कर रहे हैं, कैसे उसको स्थापित कर रहे हैं? 1970 में जब वो शिला स्मारक का निर्माण हो गया, उसके बाद एकनाथ जी का ये विचार आया कि एक स्मारक बनने से या वहाँ मूर्ति स्थापित हो जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग आएंगे, घूमेंगे, चले जाएंगे। इससे ऊर्जा जो स्वामी जी के अपने व्यक्तित्व से जो मिलती है उसका क्या होगा। उसके बाद काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की, जो कन्याकुमारी में जिसका मुख्यालय है, और लगभग पूरे भारत में उसके 3000 से ज़्यादा उसकी शाखाएं हो गई हैं आज। तो वहाँ पे जो प्रकल्प है, कई प्रकल्प चलते हैं जिसमें युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम करता है। ये मैं बता दूं कि जैसे स्वामी जी का जो रामकृष्ण मिशन था, ये सन्यासी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जो है, ये सन्यासी बेस्ड नहीं है। इसमें जो जनसाधारण लोग हैं वो लोग सहयोग करते हैं। इसमें कई तरीके के कार्यकर्ता होते हैं, जीवन प्रति हैं, कुछ जो कुछ दिनों के लिए भी वो कार्यकर्ता बनते हैं, नगर स्तर पर भी कार्यकर्ता होते हैं जो अपने जीवन मूल्य में रहते हुए भी इसका सहयोग करते हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता होते हैं। तो इसमें उन्होंने एक कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी की, और वो लोग कार्यकर्ता सारे भारत में घूम घूम के स्वामी जी के बारे में, केंद्र के बारे में बात करते हैं। कई तरीके के प्रकल्प हमारा केंद्र चलाता है, जिसमें योग वर्ग है, संस्कार वर्ग है, केंद्र वर्ग है, जिसमें लोगों को, हर उम्र के लोगों को इसमें जोड़ने की बात करती है। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि स्वामी जी का जो विवेकानंद जी का ये भी ध्येय था कि सारी मूर्तियों को, अगर अलग अलग देवताओं की या अलग अलग मूर्तियों को अगर हम लेके चलें तो शायद थोड़ी सी विविधता आती है। तो जो हमारा प्रणव मंत्र है ओंकार, ये उसको हमको अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठाना है। तो शिला स्मारक पे जो ध्यान मंडपम है, जिसके अंदर में ध्यान लोग करते हैं, उसमें केवल एकमात्र ओंकार है, और हमारा जो गुरु है हमारे केंद्र का, वो ओंकार ही है। तो हम लोग उसी को एक तरह से अपना गुरु मानते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये जो, जैसा आपने भी पूछा कि एक भारत विजयी भारत, तो ये स्वामी जी का ही एक तरह से मोटो था। क्योंकि जब तक हम आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि सन्यासी जीवन में आने के बाद उन्होंने अपने कई नाम बदले, क्योंकि बिले नरेंद्र बना। नरेंद्र के बाद धीरे धीरे पूरे भारत में उन्होंने परिव्रजक बन के, एक सन्यासी बन के पूरे भारत को उन्होंने एक तरह से घूमा। और घूमने के बाद उन्हें ये लगा कि जब तक भारत के लोग टूटते हुए रहेंगे तब तक भारत का उद्धार नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी, क्योंकि जब हम एक थे तभी हमारे ऊपर आक्रमण भी होते थे, तो हम उनका डट के मुकाबला करते थे। हमारी अवनति या हमारा पराभव तब शुरू हुआ जब हम अपने आप को अलग अलग लोगों में बांटना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना शुरू किया। और आज की स्थिति में जो हमारा केंद्र है, या जो हमारा विचार भी होना चाहिए कि हम लोग एक हो जाएं। ये जाति, धर्म, संप्रदाय, इनसे ऊपर उठ के हमें सारे भारतवासियों को एक होना है। और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम विजयी के तौर पे, भारत को एक विजयी तौर पर विश्व के मानचित्र पे हम लोग नहीं देख सकते। और जो स्वामी जी का एक तरीके से विचार था कि हमें विश्व गुरु बनना है, वो विश्व गुरु का निर्धारण स्वामी जी ने तभी किया था कि भविष्य हमारा विश्व गुरु का है, लेकिन उसकी तैयारी हमें करनी है, उसका विचार हमें दिमाग में रखना है, और उसके लिए हमें काम करना है। केवल विचार करना या तैयारी करना नहीं होता है, उस पर हमें काम भी करना है। और ये विवेकानंद केंद्र के साथ साथ अन्य ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस बारे में काम कर रही हैं, और भारत के लोगों को संगठित, एकीकृत और सारे जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ के भारत को एक करने की बात करती है, ताकि हमारे ऊपर उठने वाले सारे जो विदेशी आक्रांताओं और जो कुछ भी हमारे विदेश को कमज़ोर करने की कोशिश करें, उनके लिए हम एक होकर उसका जवाब दे सकें। तो ये 50 वर्षों का जो हमारा ध्येय है, इस स्मारक के 50 वर्ष होने पे, एक भारत विजयी भारत, ये स्वामी जी के ही विचारों का ही एक रूप है। और जैसा मैंने पहले कहा कि 3000 से ज़्यादा हमारे केंद्र हो चुके हैं, और हर केंद्रों में हमारा ये उद्देश्य था कि वहाँ के सारे लोगों से मिले। हमारी जो केंद्रीय टीम है वो राष्ट्रपति से भी मिली, प्रधानमंत्री से मिली, हर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
डीएम सबसे उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन जैसा कोरोना काल चला और इसमें ये फिजिकल जो मीटिंग थी वो नहीं हो पा रही है, लेकिन आभासी रूप से भी हम लोग सबसे संपर्क कर रहे हैं। और जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ये उसी जो प्रकल्प है उसका ये एक रूप है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक के बारे में जानकारी दूं, विवेकानंद केंद्र के बारे में जानकारी दूं और इस बारे में ये जागरूक कर सकूं कि एक सन्यासी जो भारत को एक करने के लिए इतने कम उम्र में अपने आप को बलिदान कर दिया और युवाओं के बीच में जोश भर दिया था। और इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्वीकृति राजीव गांधी ने 1985 में की थी कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तो युवाओं के बीच में हमारी बात जाए, युवाओं के बीच में हम अपने आप को पैठ करें, ये केंद्र का एक तरीके से मोटो है। और उसी बार में जो भी कार्य हो सकता है हम उसमें सहयोग करते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। जी सुब्रांशु जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो हमारे दर्शक दीर्घा है जन मीडिया टीवी की वो इस बात को अच्छी तरीके से परिकल्पित करेगी और विवेकानंद केंद्र के जो अपने एक भारत विजय भारत का जो सपना है जिसको आप अभी प्रयागराज से केंद्रित कर रहे हैं उसमें जो है सो अपने आप को जोड़ सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और शुभकामनाएं आपको और हमारे जो दर्शक हैं उनको फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं दूंगा। जो स्वर्ण जयंती जो 50 साल पूरे किए हैं विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक कन्याकुमारी ने, उसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को और हमारे जितने दर्शक दीर्घा हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। शुभरांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि जैसे लॉकडाउन अगर खुलता है तो एक बार आप लोग शिला स्मारक पर अवश्य जाएं और उस विशाल भारत भूमि को अवश्य महसूस करने की कोशिश करें जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अंतिम छोर है। और वहाँ खड़े होकर जब आप महसूस करेंगे तो कश्मीर तक की हवाएं आपको महसूस होती है, वो आप जरूर महसूस करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जन मीडिया टीवी को इस साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद।